बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हमने कल नॉलेज स्टार्ट किया है इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें हम मल्टीपल एसएलओ को कवर करेंगे। पहला एसएलओ बैक्टीरिया एज ए रिसाइकलर ऑफ नेचर एंड देयर इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम कल कवर कर चुके हैं। आज हम इस स्लाइड को कवर करेंगे सेकंड एसएलओ से, जहां हमने बैक्टीरिया के यूज बताने हैं रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में, और उसके बाद डिजीजेस इन मैन एंड डिजीजेस इन प्लांट, इन्हें हम स्टडी करेंगे। कल ये एसएलओ हम डिटेल से लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। हमने देखा था कि बैक्टीरिया जो है रिसाइकलर के तौर पे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिक एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं, लेकिन अगर आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करो तो इनमें हार्मफुल बैक्टीरिया भी थे और बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी थे। लास्ट में हमने बायोगैस की प्रोडक्शन को समझा था और बकायदा इसका एक प्लांट जो था उसकी एनिमेशन भी हमने अंडरस्टैंड की थी। बायोगैस में स्पेशली हम देखते हैं मीथेन रिच बायोगैस जो है ये बैक्टीरिया से जब हमें हासिल होती है तो इसे हम यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। आज हमने कंटिन्यू करना है बैक्टीरियल रोल इन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि हम इतने डाइवर्स हो चुके हैं, साइंस इतनी डाइवर्स हो चुकी है कि हम जो है वो बड़ी आसानी से बैक्टीरिया को जेनेटिकली मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट से मतलब है अपने इस्तेमाल में लाते हैं, अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। प्रॉपर आपके पास इस पे चैप्टर है। आगे हमने ग्रेड 12 में बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर पढ़ना है, जहां पे आप इसे डिटेल पढ़ोगे, जबकि ग्रेड 10 में आपको नो हाउ है इस चीज की। अब हम किस लिए यूज कर रहे हैं? हम बैक्टीरिया को यूज कर रहे हैं बहुत सी मेडिकल रिसर्च के लिए, जिसमें हम डिजीज मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं, वैक्सीन्स की डेवलपमेंट के लिए और ड्रग टेस्टिंग के लिए। अब जब डिजीज होती है तो बैक्टीरिया जो है वो अपने होस्ट सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर डिजीज कैसे कॉज करते हैं, क्या इनका मैकेनिज्म होता है, उसके लिए हम बैक्टीरिया को अंडरस्टैंड करते हैं, ताकि हमें डिजीज मैकेनिज्म समझ आएगा तभी तो हम उसका इलाज निकाल सकेंगे। फिर हम वैक्सीनेशन डेवलपमेंट में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पहले पुराने टाइम में सिंपली क्या था, हम वीक जर्म्स लेते थे और उन्हें एज ए वैक्सीन यूज करते थे, लेकिन अब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ये फील्ड बहुत एडवांस हो चुकी है। इसके अलावा हम ड्रग टेस्टिंग के लिए भी यूज करते हैं कि आप एक ड्रग बनाते हो, बजाय उसे ह्यूमंस पे या बड़े एनिमल्स पे यूज करो, आप इनमें भी उसको स्टडी करके देख सकते हो कि ये ड्रग मेटाबॉलिक रिएक्शन में कहां जाके असरअंदाज हो रही है, इसके क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, कितनी ये इफेक्टिव है। ठीक, और इसी के साथ साथ ये सिंपल होने की वजह से मॉडल के तौर पे भी यूज होते हैं कि जब हमने सेल के डिफरेंट प्रोसेस समझने होते हैं, जेनेटिक फंक्शन समझने होते हैं कि जीन्स कैसे एक्सप्रेस करते हैं और उनके प्रोडक्ट से क्या फंक्शन परफॉर्म होता है, तो हमें फिर एक सिंपल मॉडल चाहिए होता है। तो हमारे पास बैक्टीरिया की शक्ल में ये बेहतरीन मॉडल मौजूद है। इसके अलावा हम बहुत सी न्यू एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। हमें मालूम है कि बैक्टीरिया जो है नेचुरली भी एंटीबायोटिक्स बनाते हैं और हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से भी ये काम करते हैं। एक बैक्टीरिया से आप कोई जीन ले लो और उसे मल्टीप्लाई कर लेते हो बैक्टीरिया के ही थ्रू यूज करके। इसके अलावा आप थेराप्यूटिक एजेंट्स बनाते हो, एंटीवायरल ड्रग, एंटीबैक्टीरियल ड्रग और बहुत सारी एंटीफंगल ड्रग्स हम बनाते हैं। ये सब आपके पास थेराप्यूटिक एजेंट्स हैं जो आप मुख्तलिफ डिजीजेस के अगेंस्ट यूज करते हो। ये केमिकल्स भी आज हम बैक्टीरिया की मदद से बना रहे हैं। इसके अलावा कहते हैं हम बहुत सी रिसर्च मैथोडोलॉजीज हैं जहां पे इनका इस्तेमाल करते हैं। यहां मैंने बहुत 3 एडवांस और इंपॉर्टेंट मैथोडोलॉजीज का जिक्र किया है। जीन क्लोनिंग, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का आपने मैट्रिक में ग्रेड 10 में कुछ ना कुछ पढ़ा है और ग्रेड 12 में इसको डिटेल पढ़ोगे। अभी मैं आपको छोटी सी इसकी झलक भी दिखाऊंगा। जीन क्लोनिंग इसी से मुंसलिक है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। असल में बेसिकली जीन एडिटिंग जो थर्ड टेक्निक है ये भी लिंक करती है। हमारे पास जो बेसिक टेक्निक है ये है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आइए एक वीडियो से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या चीज है? इसमें हम 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को मिला के एक नया डीएनए बनाते हैं और वो डीएनए जिस ऑर्गेनिज्म में होता है उस ऑर्गेनिज्म में नए कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं कहता हूं ये मेरे पास एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम है और मैं इसके अंदर ह्यूमन इंसुलिन की जीन ऐड करता हूं। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसमें बैक्टीरियल डीएनए का भी पार्ट है और अब इसके साथ किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म, हमारे केस में ह्यूमन का डीएनए का पार्ट जो इंसुलिन जीन है, वो भी इसमें शामिल हो गई है।
ये डीएनए रिकम्बिनेंट डीएनए होगा। वीडियो को आप देखते जाएं, हमने इसको डिटेल अंडरस्टैंड नहीं करना क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, लेकिन एक विजुअलाइज करना है कि हुआ क्या है। ये डीएनए रिकम्बिनेंट डीएनए है और इस मेथड को, टेक्नोलॉजी को आप कहते हो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये देखें, एंजाइम आएगा, बैक्टीरियल क्रोमोसोम को, डीएनए को कट करेगा ताकि हमारे लिए स्पेस बन सके किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए को यहां फिट करने के लिए। अब ये उसके ऊपर मूव करके स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को ढूंढ रहा है जहां से मैं कट करूं। जैसे ही इसे वो सीक्वेंस मिलता है, ये डीएनए को कट करके उसे ओपन कर देता है और ये हमारा वो दूसरा पीस आया, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए है, उसकी जीन है। हम इसको यहां इसके साथ फिट करते हैं और यहां एक और एंजाइम का हम सहारा लेते हैं, मदद लेते हैं, जो आके सील कर देता है, फिक्स कर देता है इन दोनों को। और हम देखते हैं कि रिजल्टेंट हमारे पास एक ऐसा डीएनए का मॉलिक्यूल आया जो दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मटेरियल से बना। इट इज कॉल्ड रिकम्बिनेंट डीएनए। स्लाइड्स पे आ जाए। और इसी को हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब वो जो आपने क्रोमोसोम यूज किया जिसमें आपने दूसरा जीन डाला था, वो किससे होता है? जब आप बैक्टीरिया को यूज करते हो तो आप इनके प्लाज्मिड्स को लेते हो, ठीक है। वो प्लाज्मिड्स जो हैं वो हमारे लिए यहां यूज होते हैं। यही चीज आप जीन क्लोनिंग में भी यूज कर सकते हो। अब फर्ज करो मैंने ये रिकम्बिनेंट डीएनए दोबारा बैक्टीरिया में डाल दिए। बैक्टीरिया से ही प्लाज्मिड लिया था, कोई अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसको मैं स्टडी करना चाहता हूं वो प्लाज्मिड के साथ अटैच की है। चूंकि मैंने बैक्टीरिया से ही लिया था प्लाज्मिड, दोबारा उसे बैक्टीरिया में डाला। बैक्टीरिया में अब जब ये प्लाज्मिड जाएगा, जब जब बैक्टीरिया रेप्लिकेट करेगा, प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा। जब प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा, अब इस प्लाज्मिड के पास मेरी वो जीन भी थी जो किसी और ऑर्गेनिज्म से मैंने लेके डाली थी। प्लाज्मिड रेप्लिकेट करने का मतलब है मेरी वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, जिसमें मुझे इंटरेस्ट है जीन में, वो भी रेप्लिकेट करती है। इसी को तो आप जीन क्लोनिंग कहते हो, ठीक है। फिर आप उस क्लोनिंग से जो जीन की कॉपी आती है उनको आप यूज कर सकते हो जीन का, डीएनए का स्ट्रक्चर समझने के लिए, या फिर आप वो मल्टीपल जीन्स जो है उन्हें एक्सप्रेस करवा के उनसे प्रोडक्ट हासिल कर सकते हो। जैसे कि हमारे केस में अगर हमने इंसुलिन जीन ली हुई थी तो आप उससे इंसुलिन बना सकते हो। इसी तरह आप एक बहुत रिसेंटली एडवांस टेक्निक आई है जीन एडिटिंग, जिसमें हम जेनेटिक लेवल पे आके डीएनए के छोटे से फ्रेगमेंट में जीन लेवल पे आप उसमें चेंजेस करते हो, किसी पार्ट को रिमूव करते हो, ऐड करते हो, अपनी मर्जी के मुताबिक उसे एडजस्ट करते हो। इसको हम फ्यूचर में उम्मीद करते हैं यूज करेंगे बहुत सारी जेनेटिक डिसऑर्डर्स के अगेंस्ट। ठीक हो गया। इन सब में हम देखते हैं कि हमारे पास बैक्टीरिया का यूज होता है। इससे रिलेटेड बस बताऊंगा क्योंकि आपने अभी नहीं पढ़ना, बहुत एडवांस रिसर्च है, टेक्नोलॉजी है। प्रॉपर जब आप बीएस बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री करोगे तब आप इस चीज को डिटेल पढ़ोगे। क्रिस्पर 9 या क्रिस्पर केस 9 जीन एडिटिंग एक नई मेथोडोलॉजी जो है वो हमने बनाई है। आपको इंटरेस्ट हो तो जरूर इसको स्टडी करें। कहते हैं इसके अलावा आप बैक्टीरिया को यूज करते हो जेनेटिक इंजीनियरिंग में। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? यही चीज है जो भी आपको ऊपर समझाई है कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, चेंजेस कर रहे हो जेनेटिक मटेरियल में अपनी मर्जी से। तो ये ऊपर हमने वही तो पढ़ा है। तो कहते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में इन्हें यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करने की सलाहियत होती है। आप इधर एक बैक्टीरिया लो, उसमें अपना जीन ऐड करो, 20 मिनट के बाद अगर ई कोलाई है तो 2 हो गए। हर 20 मिनट के बाद उनकी पॉपुलेशन डबल होती जा रही है और आपके पास आपका सैंपल बढ़ता जा रहा है, जिसको आप स्टडी इजीली कर सकते हो। ठीक है। और दूसरी चीज, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है ये सिंपल है, हमें उसको हैंडल करने में, प्रोसेस करने में आसानी रहती है। वही बात, मैनिपुलेट करने में आसानी रहती है। ठीक है। जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये जो अभी हमने देखा था वीडियो में भी कि वो जो एक छोटा सा डीएनए का फ्रेगमेंट जीन जो था हमने किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेके ऐड किया था, वो हमारी असल में जीन थी जिसमें हमें इंटरेस्ट है। हमने उसे कह दिया है जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसे हम बैक्टीरियल प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट करते हैं। और फिर जब वो बैक्टीरियल प्लाज्मिड बैक्टीरिया में जाता है तो हम देखते हैं हमारी जीन हमें प्रोडक्ट बना के देती है। वो कोई नॉर्मल प्रोटीन हो सकती है, एंजाइम हो सकते हैं, या कोई भी और चीज जो हमारे लिए वैल्यूएबल है। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं हम इंसुलिन की प्रोडक्शन आजकल ऐसे ही करते हैं। इसके अलावा और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो हैं उन्हें हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया से बना रहे होते हैं। ठीक हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट, बैक्टीरिया बायो रेमिडिएशन के प्रोसेस में भी स्टार्ट यूज होते हैं। और ये क्या था, हमने कल स्टार्ट में भी बात की थी। जब हम
अपने एनवायरनमेंट में मौजूद पोल्यूटेंट्स को, टॉक्सिन्स को किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से रिमूव करते हैं तो हम रेमिडिएशन कर रहे होते हैं, अपने एनवायरनमेंट का इलाज करते हैं। तो लिविंग सिस्टम के थ्रू कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करके कर रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं इसे बायो रेमिडिएशन। और हम बैक्टीरिया को इस मकसद के लिए यूज करते हैं। जैसे बड़ी कॉमन एग्जांपल दे रहे हैं, ऑयल स्पिल। आज भी जो दुनिया में तेल जो मूव करता है, एनर्जी सोर्स, ये ऑयल शिपमेंट्स के थ्रू होता है, दरियाओं समुद्रों के थ्रू होता है। अगर समुद्र में हमारी शिप को कोई हादसा हो जाएगा तो वो ऑयल वहां रिलीज हो जाता है। अब ऑयल हमें पता है ये हाइड्रोफोबिक है, ये वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता और इसकी डेंसिटी कम होती है, इसलिए ये वाटर की सरफेस पे स्प्रेड कर जाता है। जब ये वाटर की सरफेस पे स्प्रेड करता है, एक तो वो लाइट की पानी में जो एब्जॉर्प्शन होती है उसको कम करता है, दूसरा एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन वहां कम करवाता है। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो माइक्रोस्कोपिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स है उन्हें, जबकि ऑक्सीजन आपके पास एक्वेटिक तमाम जितने ऑर्गेनिज्म है उन्हें चाहिए, जिस वजह से हम देखते हैं कि ये ऑयल वहां पे इकोसिस्टम को डैमेज कर सकती है। उसको हमें जब रिमूव करना पड़ता है तो हम बैक्टीरिया का यूज करते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो जाके वहां पे मौजूद फैट को, ऑयल को डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। इसी तरह कहता है आपके एटमॉस्फेयर में हैवी मेटल्स हो गए और बहुत सारे प्लूटेंट्स हो गए, इन्हें भी रिमूव करने के लिए हम आजकल बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपके पास मल्टीपल इनके फंक्शन है रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में। कहते हैं बैक्टीरिया जो है इनके अंदर ये खसूसियत होती है कि ये टॉक्सिक सब्सटेंस को लेस हार्मफुल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो प्रोटेक्ट रहे। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। बायोलीचिंग, बायोलीचिंग में हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को यूज करते हैं मेटल्स को निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम देयर ओर्स। वो जो कुदरती तौर पे हम देखते हैं कि पहाड़ों में इनके ओर्स होते हैं, सोर्स होते हैं, वहां से मेटल को निकालना एक हेक्टिक प्रोसेस है। जनरली हम क्या करते हैं, केमिकल मेथड्स यूज करते हैं, जिसमें आप बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स भी यूज करते हो जो वहां पे ह्यूमंस के लिए भी नुकसानदेह है और एनवायरनमेंट के लिए भी पोल्यूटेंट का सोर्स होते हैं। ठीक, हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से क्या कर लिया कि बजाय केमिकल यूज करने के और ह्यूमंस को वहां ले जाने के लिए, एक हेक्टिक रूटीन में से गुजारने के लिए, हम बैक्टीरिया की मदद से उन्हें मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं उस एनवायरनमेंट से, और इस तरह हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हेल्दी रहता है, क्योंकि ये मेथड जो है वो फ्रेंडली है एनवायरनमेंट। और हम इसमें वो जो रिवायती केमिकल एक्सट्रैक्शन का मेथड है उसका इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी का यूज कम हो जाता है और पोल्यूशन कम हो जाती है। ये वो हमारे पास सेकंड एसएलओ था जिसमें हमने रिसर्च और टेक्नोलॉजी में बैक्टीरिया का यूज पढ़ा। थर्ड हमारा एसएलओ था कि हमने बैक्टीरिया की वजह से मैन में जो डिजीजेस हैं इन्हें पढ़ना है, इनकी सिम्टम्स बतानी है, इनका कॉजेटिव एजेंट बताना है, इनका ट्रीटमेंट बताना है और इनकी प्रिवेंशन बतानी है। अब हम वन बाय वन हमारे एसएलओ के अंदर जो डिजीजेस दी हुई हैं इन्हें पढ़ेंगे। शुरू में उन्हीं डिजीजेस का नाम लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया जो है ये किन मल्टीपल डिजीजेस को ह्यूमन में कॉज करवा सकते हैं, जो कि बहुत सीरियस नेचर की होती हैं और बाज़ औक़ात लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाती है, जानलेवा भी साबित हो जाती है। हम अपने एसएलओ के अकॉर्डिंग जो 4 डिजीजेस दी हुई हैं सिर्फ इन्हीं को यहां डिस्कस करेंगे डिटेल से। नंबर 1 आपके पास है कॉलरा। अच्छा, अभी जितनी भी डिजीजेस पढ़ेंगे बेसिक मैकेनिज्म कल भी जिक्र किया था, आज दोबारा आपको समझा देता हूं। बैक्टीरिया को ना रेप्लिकेट करने के लिए, डिजीज कॉज करने के लिए सरफेस चाहिए, अटैचमेंट साइट चाहिए। जब बैक्टीरिया को अटैचमेंट साइट मिल जाती है तब हम देखते हैं कि वो रेप्लिकेट करके अपनी कॉलोनी बनाते हैं और लिविंग सिस्टम टिश्यू को डैमेज करते हैं। ये इनका सिंपल मैकेनिज्म है। और अगर इनको अटैचमेंट साइट नहीं मिल रही होती तो ये ऐसा नहीं कर पाते, और जब ये रेप्लिकेट कर रहे होते हैं तो इस दौरान हम देखते हैं कि ये बहुत सारे ऐसे एंजाइम बना रहे होते हैं जो हमारे सेल्स टिश्यूज को डैमेज करते हैं, बाज़ औक़ात कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से हमारे सेल्स टिश्यूज डैमेज हो रहे होते हैं। ये एक बेसिक मैकेनिज्म होता है। हमने इस एसएलओ के लिए मैकेनिज्म नहीं समझना, हमने बस देखना है डिजीज क्या हो रही है, कॉज क्या है, प्रिवेंशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। कॉलरा कहता है ये आपके पास एक इंफेक्शियस डिजीज है जिसे विब्रियो कॉलरा कॉज करता है। विब्रियो कॉलरा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम है। ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन है एमसीक्यूज रिलेटेड, आपने इनको याद करना है। इसके अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इसके सिम्टम्स में डायरिया आता है और साथ वॉमिटिंग होती है।
डायरिया कहते हैं जब बॉडी से जब वेस्ट रिमूव होता है उसमें पानी बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा पानी चूंकि एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, डायरिया की शक्ल में रिमूव हो रहा है, तो आपकी बॉडी में लॉस ऑफ वाटर या लॉस ऑफ फ्लूइड हो जाता है। और इस दौरान जब बॉडी से पानी लॉस हो रहा होता है तो हम देखते हैं डायरिया में बहुत सारे हमारे मिनरल्स आयंस न्यूट्रिएंट्स भी रिमूव हो रहे होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि पानी फ्लूइड का लॉस भी होता है और इन आयंस का, इलेक्ट्रोलाइट्स का भी लॉस होता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती है। ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास? हम ORS, ये बड़ा कॉमन है, ये आप सबको इल्म में होगा, सशे मिलते हैं छोटे छोटे, पानी में भिगोते हैं डायरिया के केस में पानी की कमी को पूरा करने के लिए। तो ORS जो है वो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस होते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ हम IV फ्लूइड्स का इंट्रावेनस यानी कि ड्रिप लगा के, इंजेक्शन लगा के हम पानी की कमी को पूरा कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करते हैं, हम IV फ्लूइड्स का यूज करते हैं। आगे है हम एंटीबायोटिक्स भी यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, डायरिया का ड्यूरेशन कम हो जाता है, ट्रीटमेंट जल्दी हो जाता है। प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें तो वैक्सीनेशन होनी चाहिए इन जर्म्स के अगेंस्ट। साथ ही साथ सेफ वाटर प्रैक्टिसेस, यानी कि हम साफ पानी पिए, उबाल के पिए, मिनरल वाटर पिए, जिसमें जर्म्स के चांसेस कम हो। इसी के साथ साथ हाथ बाकायदगी से धोते रहें, अपने जिस्म को साफ करते रहें। हम जो फल और सब्जियां खाते हैं उन्हें अच्छे से छीलें, पील करें, ताकि उसकी स्किन पे, सरफेस पे या बाहर वाली जो लेयर है उस पर जो भी जर्म है वो रिमूव हो जाए। और साथ ही साथ सैनिटेशन फैसिलिटीज जो है इनका इस्तेमाल किया जाए, पब्लिक हेल्थ मेजर्स का इस्तेमाल किया जाए, ताकि हम इनसे बच सकें। आगे है जी टाइफॉइड। टाइफॉइड फीवर को जो बैक्टीरियम कॉज करता है, इट इज साल्मोनेला टाइफी। सिम्टम्स, फीवर बहुत ज्यादा होता है, एब्डोमिनल पेन होती है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया का ऑपोजिट होता है, या डायरिया भी हो जाता है बहुत सीवियर केसेस में। ठीक है, ट्रांसमिट कैसे होता है? ऐसा वाटर या फूड अगर हम इंजेस्ट कर लें जिसमें ये बैक्टीरिया हो, तो हम देखते हैं उस पानी और फूड के थ्रू ही हमें ट्रांसफर होता है। या बाज़ औक़ात हम देखते हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर उसके फीसिस के साथ, बॉडी वेस्ट के साथ किसी तरह कंटेक्ट में आ जाए, तब भी ये बैक्टीरिया हमें ट्रांसफर होकर टाइफाइड काज करवाता है। ट्रीटमेंट क्या है? एंटीबायोटिक्स हमारे पास इन्वॉल्व है जो टाइफाइड फीवर के अगेंस्ट हम यूज करते हैं। इसके अलावा मुनासिब हाइड्रेशन की जाए, यानी कि पानी का इस्तेमाल किया जाए ताकि बुखार से हम बचें। प्लस गर्म टिश्यू जो है, गीले टिश्यू पानी के, वो भी हम यूज करते हैं बुखार की शिद्दत को कम करने के लिए। प्रिवेंटिव मेजर्स में वैक्सीनेशन आती है, सेफ वाटर प्रैक्टिसेस, वही पानी उबाल के साफ सुथरा पिया जाए, और अनकुक्ड फूड जो है इससे बचा जाए। अगर खाना ठीक से नहीं पका हुआ तो उसको इस्तेमाल ना किया जाए, उसमें इस बैक्टीरियम के होने के चांसेस हो सकते हैं। इसकी के साथ साथ हमें पर्सनल हाइजीन, अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखना चाहिए, और जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है उनके साथ किसी भी तरह कंटेक्ट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे भी डिजीज स्प्रेड करने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, जिसको हम बड़ा कॉमनली जानते हैं। ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरियम है, इट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब ये कोई एक डिजीज नहीं है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। ये ग्रुप ऑफ डिजीजेस हैं जो इस बैक्टीरियम की वजह से होती है। इन्हें हम मिला के कलेक्टिवली टीबी का नाम दे रहे होते हैं, और प्राइमरली हम देखते हैं कि ये हमारे लंग्स पे ज्यादा असरअंदाज होता है, लंग्स को ज्यादा मुतासर करता है, उसमें डिजीज का बाइस बनता है। खांसी बहुत ज्यादा होती है, चेस्ट पेन और फीवर, ये इसकी कुछ कॉमन इलामात है जो टीबी के पेशेंट में हमें नजर आती है। फैलते किस तरह है? जब इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज करता है, छींकता है, उस दौरान आप देखते हो उसकी बॉडी से वो जो छोटे छोटे पानी के कतरे, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स निकलते हैं ना, ये उसकी सराउंडिंग एयर में आ जाते हैं। जब उस एयर में कोई हेल्दी पर्सन सांस लेगा तो ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो कि इन्फेक्टेड पर्सन की छींक से आए थे, ये उस हेल्दी पर्सन में चले जाते हैं। उन ड्रॉपलेट्स के अंदर ये वायरस होता है। इस तरह आप देखते हो ये फैलता है। और ट्रीटमेंट के लिए हम कहते हैं मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, और इसमें बड़ा स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करना पड़ता है। यही बात बता रहे हैं कि जो एक्टिव टीबी का पेशेंट है ना, उसे स्ट्रिक्ट मेडिकेशन प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। तकरीबन ऑलमोस्ट हम कहते हैं 6 माह का इसका मेडिसिन का कोर्स होता है, और जो इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए जो टाइमिंग होती है हमें उसे प्रॉपरली फॉलो करना पड़ता है। अदरवाइज हमें खतरा होता है कि कहीं अगर मेडिकेशन ठीक से ना ली तो ये बैक्टीरिया जो है वो मेडिकेशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा, उस चीज से हमें बचना होता है।
उसमें फिर आप देखते हो केस ज्यादा सीवियर हो जाते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स में वैक्सीनेशन करवाई जाए, और जो हम वैक्सीन यूज करते हैं ये बड़ी स्पेशल है, इसका नाम याद कर लें, बेसिलस कैलमेट-गैरिन वैक्सीन। ठीक है, ये पहले 2 साइंटिस्ट हैं जिनकी बेस पे, जिन्होंने ये वैक्सीन डेवलप की थी, इसी की बेस पे हमने इनका नाम रख दिया है। आगे हमारे पास है जी निमोनिया। निमोनिया कहता है ये भी रेस्पिरेटरी इंफेक्शन है जो कि बहुत सारे पैथोजन से फैलता है, जिनमें बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस कोई भी हो सकता है। ये तीनों जो हैं वो लंग इंफेक्शन निमोनिया कॉज कर सकते हैं। सिम्टम फीवर, कॉफ, चेस्ट पेन और ब्रीदिंग में डिफिकल्टी है। और ये आप देखते हो कि ये तकरीबन तमाम एजेस के लोगों को इफेक्ट करता है, लेकिन खास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, या वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो चुका होता है। असल में बच्चे और बूढ़ों में भी यही होता है कि इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से डिजीजेस ज्यादा होती हैं। तो कहते हैं इनमें निमोनिया के केसेस ज्यादा हैं। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि उसकी मेन अंडरलाइन कॉज क्या है। बैक्टीरियल निमोनिया की बात करें, चूंकि हम बैक्टीरियल डिजीजेस पढ़ रहे हैं, हमें एंटीबायोटिक्स का यहां पे इस्तेमाल करना पड़ता है। वायरल निमोनिया में हमें एंटीवायरल मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ता है। सपोर्टिव केयर के फैमिली सपोर्ट चाहिए होती है, ठीक है, रेस्ट चाहिए, हमें हाइड्रेशन चाहिए, फीवर को रिड्यूस करने वाली मेडिकेशन जो है, ये सब इसके ट्रीटमेंट में आते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स में हमारे पास वैक्सीनेशन है, जिसे हम स्पेशली स्ट्रेप्टोकोकस, निमोनिया और इन्फ्लुएंजा वायरस के अगेंस्ट यूज करते हैं, यानी इनके अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है। हैंड हाइजीन, पर्सनल हाइजीन जो है इसका ख्याल रखा जाता है। रेस्पिरेटरी हाइजीन का ख्याल रखा जाता है, आलूदगी वाली जगह पे ना जाएं, वहां सांस ना ले, मास्क का इस्तेमाल करें। जैसे आजकल आप लाहौर में देख रहे हो, स्मोक की वजह से हमें कहा जाता है कि आप रेस्पिरेटरी हाइजीन यानी मास्क का इस्तेमाल करें। ठीक, जैसे कि कवरिंग वन माउथ एंड नोज, अपने माउथ को, अपने नोज को कवर करें, स्पेशली जब आप खांस रहे हो, छींक रहे हो उस वक्त, ताकि इसके ट्रांसमिशन का जो चांस है, रिस्क है, वो कम हो, कि ऐसा ना हो कि हेल्दी लोगों में भी ये ट्रांसफर होना शुरू हो जाए। हमने अपना 3rd SLO भी कंप्लीट कर लिया। अब हमारा लास्ट SLO है, जिसमें हम प्लांट्स के अंदर बैक्टीरियल डिजीजेस को पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेस जो हमारे SLO में है, लीफ स्पॉट, विल्ट, सॉफ्ट रॉट, गाल्स, ब्लाइट्स, इन्हें हमने 1 बाय 1 पढ़ना है। पहली डिजीज है बैक्टीरियल लीफ स्पॉट। इन्हें जो बैक्टीरिया कॉज करते हैं वो जीनस ज़्यूडोमोनास और ज़ेंथोमोनास से बिलोंग करते हैं। ठीक, जनरली हम देखते हैं ये प्लांट्स के लीव्स पे असरअंदाज होते हैं, और जो सिम्टम्स आती हैं उसमें आप देखते हो प्लांट के जो लीव्स हैं, इन पे छोटे छोटे पानीदार दाने बनते हैं, वाटर सॉक्ड लेजन या स्पॉट। ठीक है, छोटे छोटे पानीदार दाने बनते हैं इनके अंदर लीफ टिश्यू में। ठीक है, और टाइम के साथ साथ हम देखते हैं ये जो लीजन्स हैं, दाने हैं, स्पॉट्स हैं, ये बढ़ते जाते हैं और नेक्रोटिक बन जाते हैं, यानी कि वहां आप देखते हो वो टिश्यू पार्ट जहां पे ये लीजन्स बन रहे होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, वहां सेल डेथ होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से लीफ का जो एरिया है वो डेड एरिया बन जाता है। ठीक है, आगे हमें कह रहा है कि गर्म, वार्म और नमी वाली ह्यूमिड कंडीशन जो है वो इस बैक्टीरियल की डेवलपमेंट और स्प्रेड को बढ़ाती है, यानी कि उसमें ऐसे एनवायरनमेंट में डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैनेजमेंट में हमारे पास कई स्ट्रेटजीज आती हैं, जिसमें से आप इन्फेक्टेड प्लांट का जो हिस्सा है उसको रिमूव कर दो ताकि वो मजीद फैले ना। इसके अलावा जो डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट वैरायटीज हैं इनका इस्तेमाल करो ताकि इनमें डिजीज के चांसेस कम हो। और वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपर बेस्ड एंटीबैक्टीरियो, कॉपर बेस्ड बैक्टीरिसाइड यूज कीजिए। बैक्टीरिसाइड हम कहते हैं ऐसे केमिकल जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज होते हैं, और यहां वो हमें स्पेशल कह रहे हैं कॉपर बेस्ड, यानी कि ऐसे बैक्टीरिसाइड जिनमें कॉपर हो, जो कॉपर रिलीज करते हो। और ये जो कॉपर है फिर हम देखते हैं कि ये बैक्टीरिया के बहुत सारे एंजाइम्स के लिए इनहिबिटर का काम करता है, उन एंजाइम को रोक देता है, या बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन डैमेज कर देता है, या उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए डैमेज करता है। इसलिए हम बैक्टीरिया के लिए कॉपर बेस्ड बैक्टीरियासाइड का इस्तेमाल रिकमेंड करते हैं। दूसरा हमारे पास है बैक्टीरियल विल्ट। बैक्टीरियल विल्ट के लिए जो बैक्टीरियल जीनस जेनरा है जो कॉज करवा सकते हैं ये डिजीज, उनमें आपके पास एर्वीनिया है, ज़्यूडोमोनास है और ज़ेंथोमोनास है। किन प्लांट्स के अंदर ये डिजीज कॉज कर सकते हैं? पोटैटो, टोबैको, ब्रिंजल, बनाना, कॉटन, स्वीट पोटैटो और बहुत सारे। होता क्या है, स्टंटिंग होती है, ग्रोथ कम होती है, और दूसरा विल्टिंग होती है। ये देख रहे हो
हमें अक्सर अपनी सराउंडिंग में इस तरह की कंडीशन देखते हैं, हमें लग रहा होता है जैसे पानी की कमी की वजह से ये मुरझा गया है। पानी की कमी की वजह से नहीं, बैक्टीरियल डिजीज की वजह से आप देखते हो ये पौधा मुरझाया हुआ है, जिसे आप बैक्टीरियल विल्ट कहते हो। सिम्टम क्या है? हम देखते हैं कि पहले आपके पास इसकी सिम्टम जो यंगर लीव्स होते हैं उनमें फैलती है, फिर उसके बाद ये पूरे प्लांट के अंदर फैल जाते हैं। हमारे पास डार्क ग्रीन कलर के ना वाटर सोक्ड एरियाज बनते हैं, स्ट्रीक्स बनती हैं पत्तों के अंदर। मैनेज कैसे करते हैं? रेजिस्टेंट प्लांट्स को ग्रो किया जाए, जो डिजीज फ्री हैं उन्हें आप वेल ड्रेन, फर्टाइल और स्टेरिलाइज सॉइल उनमें, यानी कि आप डिजीज फ्री प्लांट्स को या सीड्स को इस्तेमाल करो ऐसी मिट्टी में जो स्टेराइल है, जिसमें जर्म्स नहीं है, फर्टाइल है, न्यूट्रिएंट्स हैं और अच्छे से पानी अवेलेबल है, ताकि प्लांट्स की ग्रोथ वहां हो सके। और स्ट्रिक्ट सैनिटेशन जो है उसका ख्याल रखो। वीड और इंसेक्ट कंट्रोल, जड़ी बूटियां और जो कीड़े हैं उनको कंट्रोल करो वहां पे, और रोटेट करो, रोटेटिंग ससेप्टिबल क्रॉप्स, जिन क्रॉप्स में खतरा होता है कि उनमें ये डिजीज ज्यादा हो सकती है, उन्हें रोटेट करके ग्रो कराओ। रोटेशन में ये होता है कि आप एक जमीन के खित्ते पे बार बार एक ही फसल ग्रो नहीं करते, एक सीजन में कोई और, अगले सीजन में किसी और पौधे को उगाते हो। इससे भी फर्क पड़ता है कि वो जो इंफेक्शन कॉज करने वाले जर्म्स होते हैं उनकी पॉल्यूशन या पॉपुलेशन जो है वो उस जगह पे कम होती है। बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉक, बैक्टीरियल गॉल्स और बैक्टीरियल ब्लाइट, ये 3 डिजीज रह गई हैं जिन्हें इंशाल्लाह हम कल कवर करेंगे। थोड़ा सा लेंथी भी है और क्रैमिंग वाला है, समझ के आपको इसको बार बार पढ़ना है, इसको यही तरीका है याद करने का। और शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू, लॉन्ग, हर तरह से ये इंपॉर्टेंट है। आपके पास वर्कशीट क्वेश्चन बैंक है, उसे प्रैक्टिस करें। कल इंशाल्लाह हम इसे कवर करेंगे। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफ़िज़।